law, customary law, limitation, right? One by one we'll cover it up. Okay. Today we'll start with the Limitation Act. Before we start with the reading of Bayer Act, first of all, we will discuss this act as a whole in three parts. Right? First of all, how many sections are there in limitation? That is the general plan of the act. What is the general plan of the act? ये आपका prelims का भी question है. It contains 32 sections. Most of the students यही गलती करते हैं कि जी हमने 29 तक पढ़ा है, 28 तक पढ़ा है. So whenever I'll teach you. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये मान के चलना है प्रीलिम्स हमारा क्लियर है. हमने तैयारी यहाँ पे करनी है मेंस की एंड विद दैट इंटरव्यू. हाउ द इंटरव्यू बोर्ड इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग द लिमिटेशन एक्ट वन बाय वन. ठीक है. सो प्रीलिम्स फॉर प्रीलिम्स इट कंटेन्स 32 सेक्शंस एंड 137 आर्टिकल्स. द मोस्ट confusing क्वेश्चन इन प्रीलिम्स इज हाउ मेनी सेक्शंस एंड आर्टिकल्स आर देयर इन लिमिटेशन एक्ट. वो आपको कंफ्यूज करने के लिए करेंगे कि 30 सेक्शन 137 आर्टिकल, 32 सेक्शन 138 139 आर्टिकल्स. उसमें से हमने ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी. लिमिटेशन एक्ट कब बना, इन्फोर्समेंट क्या थी इसकी, ठीक है, कौन से कमीशन से आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बेयर एक्ट के फ्रंट में मिलेंगी बिफोर वी इवन स्टार्ट द बेयर एक्ट. राइट. इंट्रोडक्शन. सी हियर इंट्रोडक्शन. Just give a simple reading regarding the Limitation Act. कि ये एक्ट आया कैसे, इससे पहले कौन सा एक्ट था, उसको रिपील किया, आगे ये एक्ट बना, कौन से लॉ कमीशन की रिपोर्ट, थर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट, बॉटम 5th लाइन फर्स्ट पैराग्राफ. सो ये अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन है. वी कैन नॉट अवॉइड दीज क्वेश्चंस टू. राइट. आर्टिकल 1 to 113 डील्स विद लिमिटेशन ऑफ सूट्स बेसिकली. And Article 114 to 117 deals with appeals. लास्ट में हम आर्टिकल्स खोलेंगे सबसे एंड में. ये बेसिक अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ रिगार्डिंग लिमिटेशन एक्ट. अभी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया इसको. ठीक है. आर्टिकल्स खोलो अपने. यहाँ से आर्टिकल्स हमारे ये स्टार्ट हो रहे हैं. वी कैन नॉट इग्नोर दीज आर्टिकल्स. प्रीलिम्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आएंगे इफ वी हैव टू क्लियर आउट द प्रीलिम्स. यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से 113. क्वेश्चन इसका भी प्रीलिम्स में आया हुआ है कि कौन से आर्टिकल से लेके कौन सा आर्टिकल अपील से डील करता है, सूट से डील करता है और एप्लीकेशन से डील करता है. 118 to 137 डील्स विद मिसलेनियस एप्लीकेशंस. ओके. इट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द लॉ कमीशंस थर्ड रिपोर्ट. एंड अनदर फेमस क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेक्शंस एंड द आर्टिकल्स इज if there is a conflict between sections and article, which will prevail? Sections, always sections, because section is the governing body and article is the helping body. Right. This is the first part of the act, general plan of the act. Now we will start with the general features of the act. What are the features of this limitation act? What is the purpose, object, why of the limitation act? So basically क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आएगा कि वेदर लिमिटेशन एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ और अ सब्सटेंटिव लॉ. वो आपको स्टेटमेंट्स देंगे. इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, इट इज अ सब्सटेंटिव, इट इज अ बोथ, इट इज नाइदर. तो उसमें ऐसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी 4 ऑप्शंस A B C D. राइट नाउ इट्स A B C D and E आल्सो. ठीक है. तो वो मोर कंफ्यूजिंग है. बोथ A and B, बोथ C and D, वो आपको कंफ्यूज करेंगे. So we have to pass out that hurdle too in that sense. So अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, हमें हमारी बेयर लैंग्वेज क्लियर होएगी, हमें हमारी इंटरलिंकिंग क्लियर होएगी, only then we will be able to clear out prelims, mains, then we will reach to the interview. लॉ क्या है? ये पूरा फील्ड है इतना बड़ा. इसको हम अपने ब्रेन इतने से ब्रेन में कैसे लेके आएंगे? The answer to this is interlinking.
फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो उसमें ये बताता हूँ, वी हैव टू इंटरलिंक ईच एंड एवरी सेक्शन विद अदर लॉस। कल से हम जब पढ़ेंगे आप अपनी CPC भी लेके आएंगे यहाँ पे। आज आप देखेंगे अगर मैं आपके पास आया हूँ तो आई हैव ब्रॉट माई CPC ऑल्सो। आई विल गिव यू ऑल द इंटरलिंकिंग एंड लॉस रिगार्डिंग दिस, राइट। सो लिमिटेशन लॉ क्या है? इट इज़ ए प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजर बताता है कि हमने अगर सूट फाइल करना है तो कितनी देर में करना है, अगर कोई अपील लगानी है विद इन व्हाट डेज वी हैव टू फाइल दी, अगर कोई एप्लीकेशन लगानी है अगर वो डिसमिस होती है क्या हम वो दोबारा विद इन लिमिटेशन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। दीज ऑल कंसेप्ट्स आर बीइंग डेल्ट इन लिमिटेशन, ठीक है। जनरल फीचर इसका ये है। सेकेंडली, इट इज़ ए लेक्स फोरी, दैट इज द लॉ ऑफ कोर्ट ऑब्लिक फोरम ऑब्लिक प्रैक्टिस। ये लॉ किसके लिए है? पार्टीज के लिए या कोर्ट के लिए? लेक्स फोरी, लेक्स फोरी मीन्स लेक्स फोरी, दैट इज लॉ ऑफ कोर्ट। इट इज फॉर द कोर्ट। जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है बाउंडन ड्यूटी अपॉन द कोर्ट टू सी whether the suit file is within the limitation or not। एक प्लेंटिफ गया कोर्ट में, उसने केस लगाया, एक्चुअल में वो सूट बार था, डिफेंडेंट आया, उसने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट देखेगी कि वो सूट बार है या नहीं है, या कोर्ट उस सूट को चलाएगी? देखेगी। कहाँ देखेगी? कैसे पता लगेगा हमें वो? क्यों देखेगी कोर्ट? बाउंडन ड्यूटी कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 3। जस्ट गिव इट अ फॉर्मल रीडिंग। सेक्शन 3 कहता क्या है? Subject to the provisions contained in section 4 to 24 inclusive, every suit instituted one by one। इसको करेंगे हम, इसको बाइफरकेट करेंगे, लैंग्वेज को तोड़ेंगे, इसको पढ़ना कैसे और ब्रेन में कैसे डालना है, राइट। Whenever I'll be reading the Bayret, you have to read that Bayret with me. Every suit instituted 1, appeal preferred 2, and application made after the prescribed period shall be dismissed. The word uses shall because of this word casts a duty upon the court to see whether any suit, appeal or application is within the limitation or not. Even if the defendant comes and present and file a wakalatnama appears before the court, it is the duty of the court to see whether the suit filed is within the limitation or not, even if the defendant has not raised that plea. The word used shall shows this bounden duty of the court, right? Now what is the object? Why the limitation law? Why not any other name? Object क्या है इसका? Basically the object of the act is based upon public policy and expediency. Public policy क्या कहती है? आपका कोई राइट है, you have to raise that right within a certain period of limitation. Beyond that you cannot raise that. ये रहा पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका जो रेमेडी है वो खत्म हो चुका होगा। इट विल बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ कोर्ट। अगर आप 3 साल की कोई लिमिटेशन है, आर्टिकल 54 सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर हम सूट फॉर रिकवरी कुछ भी करते हैं विद इन 3 ईयर्स करना होता है। अगर मैं 5 साल बाद जाके कोर्ट को कहूँ जी मैंने इनसे पैसे लेने हैं, तो क्या होगा? इट विल बी ए वेस्टेज ऑफ कोर्ट्स टाइम, एक्सपेंडिचर, दोनों पार्टीज का सारा कुछ। उसको अवॉइड करने के लिए क्या है? दिस लॉ कि जी हमने आपको एक पर्टिकुलर लिमिटेशन पीरियड दे दिया, अगर आपने वहां से रेमेडी ले ली विद इन दैट टाइम ऑफ फ्रेम आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। 1 दिन से लेके 3 साल तक अगर आपने कुछ नहीं किया, नोबडी इज गोइंग टू से कि आपने क्यों नहीं किया। अगर आप लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन पे जाके भी सूट फाइल कर देते हो, यू आर विद इन लिमिटेशन। नोबडी इज गोइंग टू आस्क वेयर वर यू फॉर द लास्ट 3 years। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्ट। दिस इज द पब्लिक पॉलिसी कि आपको राइट दिया है, रेमेडी दी हुई है, आप अवेल करो विद इन दैट। एक्सपीडियंसी मतलब 3 साल ही है आपके पास, इससे ज्यादा लॉ आपको नहीं दे सकता फॉर अ पर्टिकुलर रेमेडी। कोई एडवर्स पोजीशन है तो वो 12 साल ही है, 12 साल का 16 साल नहीं हो सकता वो, राइट। सो इट इज बेस्ड अपॉन द 2 मैक्सिम्स
interest republicae ut sit finis litem, that is in the interest of state. You want me to write the maxim also? Yes. Okay. सर मेरे क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन है। हाँ जी। वो है कि ਜਿਹੜੇ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 3 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। हाँ, कोर्ट विल नॉट लिसन। और मैं जजमेंट किसी टाइम पढ़ी सी कि क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इज टू बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फाइनल प्रोसीडिंग। नहीं, दिस इज रॉन्ग। Question of limitation is a preliminary issue that is always to be decided at first. That is why whenever we frame the issues, first of all we frame the issues whether the suit is barred by limitation or not. Not at the end. That always preliminary. And that question you are talking about, that is the admissibility of a particular document or not. Admissibility is to be decided by a judge at the later on stage, at the end of the trial. हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ पर्टिकुलर डिफेंस या ये चीज़ एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट कहेगी ठीक है प्रोसीड विद द ट्रायल, आई विल डिसाइड इट लेटर ऑन कि जी ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है। दैट इज रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी, नॉट रिगार्डिंग द लिमिटेशन। दिस इज अ प्रीलिमिनरी इश्यूज टू बी फ्रेम्ड बाय द कोर्ट्स। ठीक है। सो पहला मैक्सिम जो लिमिटेशन का बेस्ड है दैट इज इंटरेस्ट रिपब्लिके ut sit finis litem, that is in the interest of the state there must be an end to litigation. So इसका मीनिंग क्या होगा? Some kind of limitation is always essential for the particular cases. जैसे मैंने अभी आपको 3 years की एग्जांपल बताई, एडवर्स पोजेशन के केस में 12 साल है। ठीक है। अभी आपका उसका तो लॉ भी और चेंज हो गया है कि अभी वो दैट इज नॉट इवन अ शील्ड, इट इज ऑल्सो अ स्वॉर्ड राइट नाउ। मीनिंग क्या है इसका? एडवर्स पोजेशन के बेस पे अभी हम अपना टाइटल भी क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। पहले तो हम अपना पोजेशन प्रोटेक्ट करते थे, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में विद जजमेंट्स, ऑल जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कब ये शील्ड था, कब ये शील्ड से स्वॉर्ड बन गया, वो सब राइट। इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन, दिस इज द मैक्सिमम जिस पे लिमिटेशन लॉ बेस्ड है कि कोई ना कोई लिमिटेशन चाहिए। दैट इज व्हाई द लिमिटेशन एक्ट 1963 कि इतने पीरियड में अगर आप आगे कोर्ट में रेमेडी लेने तो आपकी सुनवाई होगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी हर्ड बाय द कोर्ट। एंड बेसिकली दिस मैक्सिमम विल हेल्प यू आउट इन प्रीलिम्स। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो ये आता ही आता है 100% उसमें। सेकंड, विजिलेंटिबस non dormantibus jura subvenient, that is law comes to the assistance of the vigilant and not the negligent। एक तो पब्लिक पॉलिसी हमारी ये होगी कि इंटरेस्ट के स्टेट के इंटरेस्ट में हमें चाहिए कि पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में आप कोर्ट में आओ, अपना ग्रीवेंस बताओ और रेमेडी लेके जाओ। सेकेंडली, ये मैक्सिम आपको बताता है लॉ कहाँ पे आपको हेल्प करेगा, ओनली दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु आर नेग्लिजेंट।
जब भी हम कोई कोर्ट में केस करते हैं तो हम बताते हैं कि जी मेरे को इस दिन पता लगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, इसलिए उस दिन से आप मेरा लिमिटेशन स्टार्ट करो, उस दिन से लेके आज तक मेरा सूट जो है, अपील जो है, एप्लीकेशन जो है विद इन लिमिटेशन है। वाई? द क्वेश्चन इज वाई? क्योंकि ये मैक्सिम बता रहा है कि दैट पर्सन वाज विजिलेंट, उसको जब पता लगा ही केम टू द कोर्ट, अवेल इज रेमेडी, नाउ इज लुकिंग अप टू यू कि मुझे रेमेडी दो मेरे ग्रीवेंस का। इफ एनीबडी इज नॉट सेटिस्फाइंग दीज टू maxims, then he cannot avail the benefit of this subject. So the public policy, expediency, these are the features, general features of the Limitation Act. What is the object of this act? To make the public aware कि आपके पास रेमेडी है, बट ऐसे नहीं है कि आप सोए रहो 10 साल और आके कहोगे जी नहीं मेरा रेमेडी दो, उस केस में कोर्ट आपकी नहीं सुनेगा। एंड इट इज इन द फेवर ऑफ स्टेट एंड द ऑपोजिट पार्टी टू, क्योंकि अदरवाइज हु विल बी द अल्टीमेटली सफरर? ऑपोजिट पार्टी। स्टेट का क्या है? अगर जुडिशरी अगर एक जज 100 केस सुन रहा है तो 110 भी सुन सकता है वो। स्टेट वो तो अपना काम कर रहे हैं, बट उसमें स्टेट का कितना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना पेपर लगेगा। सो यू हैव टू बी विजिलेंट, नॉट नेग्लिजेंट, क्योंकि ये आपका राइट है। राइट को अवेल करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप आओगे ही नहीं तो कोर्ट कैसे आपको दी? सो दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन दीज मैक्सिम्स, राइट? सो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, आई एम टॉकिंग ऑन मेंस, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द लिमिटेशन लॉ, व्हाई इट वाज फ्रेम्ड, द व्हाई ऑफ द एक्ट, व्हाई, क्यों लिमिटेशन ही क्यों? दिस इज द आंसर, these two maxims. So you have to elaborate these two maxims. You have to write the public policy, these two maxim and elaborate all these things. ये आपका मेंस का क्वेश्चन बहुत रेयर है, हो सकता है कहीं चांसेस में शॉर्ट नोट में आ सकता है। जैसे हम हिमाचल में जाएंगे तो वहाँ पे 5-5 नंबर के शॉर्ट नोट्स बहुत आएंगे आपको। पंजाब और हरियाणा का सिस्टम है 10 और 15 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको, राइट? आपको एक मेंस की स्ट्रेटेजी में अभी इसके बीच में समझा देता हूँ। जब आप प्रीलिम्स को देखो, आपका हर एक का करने का एक सिस्टम होता है। जैसे एक ये क्वेश्चन आ गया, आपने ये फिलअप करना है, ये 5 ऑप्शन होते हैं आपको, अपना अपना सिस्टम है, कैसे आप सिस्टम बना सकते हो। 5 मिनट आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज यू ऑल आर फ्रेशर एक्सेप्ट हिम एंड टू द पब्लिक एट यूट्यूब ऑल्सो। जैसे भी हमने कोई क्वेश्चन फ्रेम करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, यही आ गया कि जी विच आर द फॉलोइंग मैक्सिम्स ऑन विच द लिमिटेशन लॉ इज बेस्ड। हमें पता है कि ये 2 मैक्सिम्स हैं, ठीक है, तो इन्होंने ये लिख दिए, फिर वो ऑप्शन क्या देंगे? ए ऑप्शन 0.1, बी ऑप्शन 0.2, सी ऑप्शन 1 and 2, डी ऑप्शन नीदर, ठीक है, और एक ई ऑप्शन भी हो सकता है 2 बट नॉट 1। आगे कंफ्यूजिंग, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग इन प्रीलिम्स, जो आपको 5th ऑप्शन आपका बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा। आप 4th पॉइंट पे आते आते यू विल बी श्योर कि जी नहीं सी ही इसका आंसर है, पर वो 5th पढ़ोगे यार नहीं 2 तो है शायद, मैं भूल गया, 1 नहीं है। सो हमारा बेसिकली आंसर क्या है? पॉइंट सी, बोथ है, दोनों के ऊपर बेस्ड है। कई बच्चे क्या करते हैं प्रीलिम्स में, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम ना, जैसे ये पेपर आया हुआ है आपका, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, हम यहाँ पे टिक करके लिख लेते हैं। उसमें आपकी टाइम स्ट्रेटेजी होगी, आप किसी भी सवाल का आंसर टिक कर सकते हो और साथ ही साथ फिल भी कर सकते हो, ऐसे सी, ठीक है, उसमें लिखा होगा प्रॉपर ए बी सी डी ई, कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा, आपने सी फिलअप कर दिया। प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी आपको मैं बता रहा हूँ। इससे बेटर स्ट्रेटेजी क्या है जब आप प्रीलिम्स दो, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीलिम्स दिए हैं, आई हैव क्लियर्ड ऑल, तो उससे मुझे पता है कि ये बेनिफिट करेगी। जैसे आप 3 तो क्लियर हो, आप फंस गए कि नहीं जी सी नहीं, इसका आंसर ई है, तो आप क्या करोगे, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा के रख लोगे कि मैं इसको बाद में देखूंगा। उसमें टाइम नहीं होता, प्रीलिम्स में टाइम होता है बराबर। अगर एक ही क्वेश्चन पे आप बार बार उस पर टाइम लगा ही जाओगे, आपका टाइम कम होने लगेगा, ठीक है। तो हम ये रख लेंगे कि यार ये और ये में से कौन सा मैं टिक करूंगा, इसमें आ रहा है प्रॉपर, ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे।
हम ये फिल नहीं करेंगे, जिसने तो ई भर दिया वो तो गया। देखो ऑन द स्पॉट ई उसके, अगर मैं पंजाब की बात करूं 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपके 5 तो गए ही गए, -1 और रहेगा, आपके 5 नहीं गए, आपके 6 नंबर गए, ये ध्यान रखना है। तो प्रीलिम्स में कभी भी हमने जल्दी नहीं करनी। एक तो ये स्ट्रेटजी है कि आप पेपर के ऊपर ही टिक लगा लो, ये करते जाओ, जो तो श्योर है वो फर्स्ट राउंड में हम सारा भर देंगे कि इसका ये आ रहा है, अगले का ये मैंने छोड़ दिया, मुझे श्योर नहीं है, 4th क्वेश्चन आया और मैंने ये फिलअप कर दिया। सेकंड राउंड में इतना टाइम होता है आपके पास पंजाब हरियाणा हिमाचल में कि आप सेकंड रीडिंग डाउटफुल क्वेश्चंस को दे सको, राइट। अभी मैं आता हूँ मेंस पे। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन, अभी हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया मेंस का, ठीक है। मेंस का अपना 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी समझी हमने, लॉ होता रहेगा। अभी से राइट नाउ फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ फॉर प्रीलिम्स, फॉर आंसर राइटिंग टू, विद लैंग्वेजेस। विदाउट लैंग्वेज यू आर नथिंग। ये मेरी आज बात आप नोट कर लो। आफ्टर गिविंग सो मैनी इंटरव्यूज एंड मेंस एग्जामिनेशन आई गॉट दिस। आपका लैंग्वेज पे अगर कमांड है, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, only then you will be able to clear your mains examination. The purpose is to clear the mains. इंटरव्यू हो जाएगा, अगर आपका मेंस हो गया you can clear out it. 200 मार्क्स का आपका एक एग्जाम आएगा। कितना टाइम होता है हमारे उसके करने के लिए? 3 आवर्स। इसको मिनट्स में डिवाइड करो, 180 मिनट्स। तो एक मार्क के पीछे कितना टाइम आया अपने पास? 1 मार्क इज इक्वल टू 0.55 और 50 सेकेंड्स। अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपके पास कितना टाइम है? मैक्सिमम आपके पास 8 मिनट होंगे। सो इन 8 मिनट्स यू हैव टू थिंक द आंसर्स, टोटल आंसर। इसका क्या है प्रॉब्लम का? नंबर 1 जजमेंट, आपने कौन सी रेफर करनी है, आपका डिसीजन क्या है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके। इन 8 मिनट्स यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ, फ्रेम योर आंसर इन माइंड, देन टू डिलीवर दैट ऑन शीट, राइट डाउन ऑल दी, फ्रेम द इश्यूज, डिलीवर द लॉ, जजमेंट्स, देन योर डिसीजन। सो बेसिकली हमारे पास 10 मार्क्स के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स, 8 मिनट्स है। अगर 15 मार्क्स का आपके पास आता है तो आपके पास टाइम है 12 टू 13 मिनट्स। अगर 20 मार्क्स का आता है तो आपके पास है 17 टू 18 मिनट्स, राइट। जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हमने वो देखना है को कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से घड़ी सामने लगी हुई है। आपकी जो वॉचेज हैं, ये स्मार्ट तो चलो छोड़ो, दूसरी भी वॉचेज हैं, नथिंग विल बी अलाउड, नॉट इवन दिस रिंग्स, आपके स्पेक्टिकल, सारा कुछ चेक होएगा। ना ही कोई चैनी, ना कोई कुछ नहीं अलाउड होगा वहाँ पे। पैंट शर्ट और आपका पेन और रोल नंबर, बस बंदा अंदर जा रहा है। बेरेट विल बी प्रोवाइडेड बाय दी। ਉਹਦਾ पर्पस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲਾਅ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫੰਡਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਡਿਊਡੀਕੇਟ ਹੈ, ਰੈਸਡਿਊਡੀਕੇਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਉਸ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ res judicata, whether res judicata will apply in this particular situation or not। ਉਸ ਚ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 12-13 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ,
टेंशन है भुल गए ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਵਨ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ 6 7 ਔਰ 5 ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਦੈਟ एसेंशियल सेम आते थे बाकी ਤੁਸੀਂ यू कैन ऐड ऑन योर लैंग्वेज बट मेंस को क्लियर करना है ट्राई टू अवॉइड द वेरिएटिव एग्जाम जिसने अवॉइड कर लिया उसका 100% क्लियर ही क्लियर है दिस इज जस्ट टू हेल्प यू आउट अगर आप फंस गए हो कोई इंटरलिंकिंग करनी है या कुछ करनी है ओनली देन यू शुड यूज योर बेयर एक्ट अदरवाइज मास्टर योर बेयर एक्ट्स एंड योर जजमेंट्स एंड ऑल द recent as well as the famous judgments on the topic EDJ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ अच्छा पंजाब हरियाणा हिमाचल में वेरिएट्स नहीं मिलते आपको स्टेट टू स्टेट वेरी करता है जैसे एडीजे में दिल्ली का प्रीलिम्स होता है दिल्ली में प्रीलिम्स होता है पंजाब हरियाणा सीधा मेंस है 50 केसेस की रिक्वायरमेंट और जो थोड़ी ईयरली सैलरी है वो तो आप वो करके अगे बढ़ जाते हैं राइट ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्वेश्चन पिछे कराया सी ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ क्वेश्चन ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਸ ਦੱਸਿਆ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੇ क्वेश्चन ਆਏਗਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3.5 4 ਮਿੰਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मीनिंग ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ एग्जामिनर ਨੂੰ समझाना कि आई नो द लॉ आपको मेरे को नंबर देने ही पड़ेंगे कि मुझे ये पता है 10 नंबर का आएगा तो मैंने बता दिया आपको ये स्ट्रैटेजी आपने दिमाग में रखनी है कीपिंग इन व्यू दिस स्ट्रैटेजी हमने अपने मेंस के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए ठीक है नेक्स्ट जनरल फीचर पे आते हैं लिमिटेशन है एक स्टेटमेंट आएगी स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इज अ स्टैट्यूट ऑफ रिपोज पीस एंड जस्टिस 10 मार्क्स ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज ये एज इट इज भी आ सकता है घुमा के भी आ सकता है जोड़ के भी आ सकता है एडिशन के साथ व्हाट इज द पब्लिक पर्पस बिहाइंड द लिमिटेशन एक्ट व्हाई द लिमिटेशन एक्ट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूट ऑफ रिपोज पीस एंड जस्टिस एक एक करके समझेंगे हम उसको ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल why it is called as a statute of repose because it extinguishes stale demands write down meaning लिखो इसका आप कॉपी नहीं लेके आए ये कल से एक रजिस्टर लगा लो अगर आपने कंटिन्यू करना है नहीं भी करना कोई दिक्कत नहीं है रजिस्टर लगा लो उसके ऊपर मेंस के क्वेश्चन लिखते जाओ साथ साथ जो मैं आपको बताऊंगा इससे बाहर शायद ही कुछ आया मेंस के हमने सारे क्वेश्चन और विद इंटरव्यू कवर अप करने हैं ये मेंस का हॉट टॉपिक है ठीक है शीट्स ले लो इसके ऊपर लिख लो इस पे लिख लो कोई बात व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टैट्यूट ऑफ रिपोज बिकॉज इट एक्सटिंग्विशेस स्टेल डिमांड स्टेल मींस डेड STALE stale demands STALE stale demands and quiets title इसका मीनिंग क्या है रिपोज का मीनिंग क्या है टू रिपेल धक्का लगाना कि बाहर जाओ जी हम नहीं आपकी सुनेंगे दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूट ऑफ रिपोज क्योंकि अगर आपने विद इन लिमिटेशन कोई भी रेमेडी आपने नहीं ली उसको हम क्या कहेंगे कि वो डेड है डेड डिमांड है खत्म होगी जी एज पर लो अगर आपका कोई टाइटल था आपने वो क्लेम नहीं किया पर विद इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो वो इस वजह से लिमिटेशन आप उसको साइलेंट पे कर देगा मोड पे कि आप अब उसको हमारे पास लेके नहीं आ सकते दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैट्यूट ऑफ रिपोज समझिए तो हमने उसको एग्जामिनर को बताना है कि ये स्टैट्यूट ऑफ रिपोज क्या है इन कॉन्टिन्यूएशन हमने सीधा लिखना शुरू करा लिमिटेशन इज अ प्रोसीजरल लॉ and it is called as a statute of repose because it extinguishes stale demands and quiet startup इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इसमें होता क्या है इसमें अपनी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेल डिमांड्स एंड लिमिटेशन जो मैंने अभी बताई उसको अपनी लैंग्वेज में हमने एक्सप्लेन करना है ठीक है it cuts off certain legal rights if they are not acted upon by a certain deadline
इसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन, इट cuts off certain legal rights if they are not acted upon by a certain deadline. आपका लिमिटेशन है, कॉज ऑफ एक्शन आपका स्टार्ट हुआ 2000 में, उसका लिमिटेशन पीरियड था आपका 3 साल. सो सूट कब तक फाइल हो सकता है, बोलो कब तक? अप टू 2003. आपने सूट फाइल किया 2004 में, तो आपको कौन सा चीज बार करेगी? स्टैट्यूट ऑफ रिपोज विल कम एंड विल बी अगेंस्ट यू. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैट्यूट ऑफ रिपोज. आपका जो राइट है वो खत्म हो गया वहां पे. इसके बाद हम आएंगे कि लिमिटेशन एक्सटिंग्विशेस द राइट और रेमेडी और नॉट, तीनों दोनों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट इसके बाद. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टैट्यूट ऑफ पीस. Why? Because it secures peace as it ensures security of rights. हम पीस क्यों कहते हैं इसको? स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन को स्टैट्यूट ऑफ पीस क्यों कहेंगे? अच्छा, जैसे 3 इयर्स का टाइम है, लिमिटेशन खत्म होगी तो बंदे को शांति है, क्योंकि ये सब नहीं लगेगा मेरे के. In that context it is right. Otherwise within 3 years उस बंदे को शांति है कि मेरे पास इतना टाइम पड़ा है, I will go to the court and court will listen to me. In that context it is peace for the plaintiff. For the defendant peace कैसे होगी? After 3 years मेरे को पता है मैंने आपके पैसे देने हैं 10 लाख, बस उसका लिमिटेशन 3 साल है. ठीक है, 2025 चल रही है, मैंने जनवरी में आपको, आज जून चल रही है, मैंने 30 जून को आपको पैसे दिए थे 2022 को. 22 से 23, 24 और जून 30 तक मैं रेमेडी अवेल कर सकता हूँ. ठीक है, आपने मेरे से लेने हैं, मैं बैठा हूँ भाई, ये बंदा नहीं आ रहा मेरे से, इसने केस नहीं किया, 30 जून को भाई का काम खत्म, मेरे पैसे सिक्योर हो गए. एज अ डिफेंडेंट मुझे ये पीस है मेरे माइंड में, यार उसका अब नहीं वो करेगा. या यही अगर 31 मई होती तो मैं गर्मियों की छुट्टी एंजॉय कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि जो मैंने 10 लाख देने थे अब वो मेरा कुछ नहीं कर सकता. नाइदर यू कैन अवेल द क्रिमिनल रेमेडी नॉर यू कैन अवेल द सिविल रेमेडी. तो आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे. इन दिस केस क्रिमिनल रेमेडी इज इंटैक्ट. अगर हम इसी को प्रोपोजिशन बना के चलते हैं, व्हाई द क्रिमिनल रेमेडी इज इंटैक्ट? आई से मैंने आपके पैसे देने थे, द लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन वाज 31st of May 2025. But you did not file the suit. Is there any other remedy? Remedy to claim that amount? Yes. Anybody? These are the tactics of the police officials. We do not go to that extent. हमने यहाँ पे समझना है मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से. आपका एक क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन कि ए ने बी के पैसे देने थे, लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन वाज 31st of July. ठीक है, उसने सूट नहीं फाइल किया. कैन ही फाइल दैट सूट? इफ नॉट, इफ यस, एक्सप्लेन. Is there any other remedy available to that person? If the sort of section 6 या 7 limitation है, ये जरा extension भी दे देना 5 है. तो sufficient cause है ना. If you have the sufficient cause, you can show. आप क्यों नहीं आए? जी मैं 1 महीना DMC में लगा के आया हूँ. I was in the hospital. कोई भी आपको 2 महीने 2 साल 11 महीने का नहीं पूछेगा कि जी आप क्या कर रहे थे. बट आपके पास कोई sufficient cause है, आप क्यों नहीं आए थे? So this is the strategy of Mays, like this person said, कि जी sufficient cause होना चाहिए तो वो कर सकता है. हमने वहाँ पे सीधा नहीं लिखना, नहीं जी ऐसे कर नहीं सकता हूँ, कर सकता है ifs and buts. लिमिटेशन का क्वेश्चन है, आप उसे बताओ
ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन होता है आपका कि जी आप बताओ। तो इंटरव्यू में हमने डायरेक्टली जंप नहीं करना, नहीं जी लिमिटेशन बाहर होगी, ही कैन नॉट, नो। सो हमने इंटरव्यू से पूछना है वेदर ही वाज ओके, वेदर ही हैज एनी सफिशिएंट कॉज और नॉट, whether he was legally barred, whether he was insane at that time or not, section 6, 7, 8, whether he was idiot, lunatic, वो हम आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 6, 7, 8 क्या कहते हैं, कौन से लोग के ऊपर लिमिटेशन नहीं लगेगा, कब लगेगा, कहाँ से स्टार्ट होएगा। सो इन दैट इवेंचुअलिटी इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे जब उसने लिख ही दिया है कि उसने 31 मई 2025 तक रेमेडी अवेल नहीं किया, तो हम कहेंगे कि as per the proposition given in the exam, there is no sufficient cause shown that why he did not file the suit. It seems to me that the suit is barred by the limitation. However, that person has the remedy under criminal law. If he can show that a fraud has been committed by him, he can always move forward an application to the concerned police official in order to take action against that person. That is a criminal remedy. हम पुलिस में कंप्लेंट कर ही सकते हैं, ये मेरे से लिख के देके गया था प्रोनोट पे 10 लाख दूंगा पर मैंने दिए। क्यों ये रेमेडी उसके पास है, क्यों लिमिटेशन एक्ट उसके ऊपर नहीं लगता? एग्जैक्टली, लिमिटेशन लॉ बेसिकली applies, generally applies to civil remedies and not to the criminal. इसके ऊपर आएंगे, ये पर्टिकुलर मेंस का क्वेश्चन है, विद जजमेंट दूंगा। सो ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि whether limitation law applies to civil remedies or to criminal remedies too. Is there any exception to this? ये मैं बाद में आपको करवाऊंगा। अभी हम पीस के ऊपर आते हैं। सो आप रिपोज समझ गए, पीस समझ गए, अब हम आते हैं why it is called as a statute of justice. Because right now it aims to prevent parties from indefinitely pursuing old remedies which can be unfair to defendants and can lead to an overburdened legal system. अभी हम इससे क्या समझते हैं? आपके पास कोई रेमेडी थी, वो डेड हो चुकी है, जस्टिस हम कैसे लेके आएंगे? कोई भी लॉ बनता है ना, वो दोनों पार्टीज को देख के ही बनता है। अगर वो लॉ फेयर नहीं है, जस्टिशिएबल नहीं है, तो हम उसको लॉ को क्या करेंगे? रिपील करेंगे। कैसे करेंगे? अपने पास तो कोई रेमेडी होनी चाहिए ना उसको रिपील करवाने के लिए। We will go to the constitutional courts in the form of 5 writs. One of the writs we will avail that remedy कि जी ये unconstitutional है, this is against my right to equality, right to life, or whatever the fundamental right that law is breaching. So why the statute of limitation is called as a statute of justice? Because it brings justice to both the parties. Either it is a plaintiff or it is a defendant. अगेन सेम, अगर ये प्लेंटिफ को जस्टिस दे रहा है, क्यों दे रहा है? कि जी इतना मेरे पास लिमिटेशन टाइम है, मैं इसमें जब मर्जी आऊँ आपको कोई सवाल नहीं करेगा। डिफेंडेंट को देना लाइकली यूज है कि वो टाइम निकल गया जी, एविडेंस में हैव बीन डिस्ट्रॉयड एट दैट टाइम। एक पर्टिकुलर रेमेडी को वेल करने के लिए उसके पास कुछ सबूत थे, प्रूफ थे, दैट माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड राइट नाउ। अगर वो आएगा भी वो ले नहीं पाएगा। दैट इज व्हाई दिस स्टैट्यूट इज कॉल्ड स्टैट्यूट ऑफ जस्टिस। सो हम इन 3 चीजों को एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे विद इन द टाइम फ्रेम गिवन इन द एग्जाम। दैट इज ये 10 नंबर का है, ये 15 नंबर का है, ये 20 नंबर का है, उसके अकॉर्डिंगली
हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है, ये इंडिविजुअल भी आ सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जनरल इसके बनेगा, वेदर द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, कमेंट्स। ये हॉट टॉपिक होता है मेंस का, HCS 2007 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। और जो हमने पिछला किया स्टैट्यूट ऑफ रिपोज एंड लिमिटेशन, HCS 2006-2007 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली हमने स्टार्ट कहा किया था कि लिमिटेशन लॉ कौन सा है, सब्स्टेंटिव है या प्रोसीजरल है? प्रोसीजरल है। अगर ये प्रोसीजरल है तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। ये रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव पता है आपको? फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। रेट्रोस्पेक्टिव वो होता है कि जो आज लॉ बना 2025 में, उसका ऑपरेशन 2025 से पहले भी किया जा सकता है बैक साइड से। प्रोस्पेक्टिव होएगा जैसे अभी हमने ये BNS आए तो ये 2023 में थे, बट ये एप्लीकेबल कब हुए? तीनों क्रिमिनल लॉज जुलाई 2024 में। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव लॉज, ठीक है। लिमिटेशन रेट्रोस्पेक्टिव है, पीछे से चलेगा। इसका क्या मतलब है? ये लॉ कब आया? 1963 में, ठीक है। सपोज अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन 1960 में अराइज हुआ, अगर उसका लिमिटेशन न्यू एक्ट में 1 साल था, ओल्ड में इसका 5 साल था, तो ये तो खराब हो गया काम। उसके अकॉर्डिंगली उस बंदे के पास 1965 तक वो रेमेडी अवेल करनी थी, ओल्ड लॉ। न्यू के लिए वो 1964 में करेगा, ये तो खराब हो गया काम। तो इसको रेमेडी करने के लिए लॉ ने क्या किया, लेजिस्लेचर ने क्या किया? आपको सेक्शन 30 दे दिया ऑफ लिमिटेशन एक्ट, और कह दिया कि दो ठीक है, लिमिटेशन एक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन, पर हम आपको सेक्शन 30 दे रहे हैं। ये कोई नहीं पढ़ता, ये बहुत ही जरूरी है और ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही आपको कोई प्रोपोजिशन देंगे, ठीक है जी, लिमिटेशन लॉ आया 1963 में, पुराने एक्ट में तो इतनी ज्यादा 10 साल 12 साल लिमिटेशन थी, नए एक्ट में वो 2 साल या 1 साल रहेगी। ये तो आपके राइट का वायलेशन हो गया। आपको एक रेमेडी दी थी, वो चली गई। कॉज ऑफ एक्शन 1960 में राइज हुआ था, तो ये 65 तक आपके पास रेमेडी थी, तो आप क्या करोगे? तो सेक्शन 30 विल हेल्प यू आउट इन दैट केस। तो बेसिकली ये एक्ट 3 चीजों को गवर्न करता है। किस को? सूट्स, अपील्स और एप्लीकेशन, ठीक है। तो सेक्शन 30 क्या कहता है? बेसिकली हम पहले इसको रीडिंग देंगे, जनरल रीडिंग सेक्शन 30 provisions for suits etc. for which the prescribed period is shorter than the period prescribed by the Indian Limitation Act 1908. ओल्ड एक्ट से न्यू एक्ट में लिमिटेशन कम दिया हुआ है, इन दैट केस ये जो पहला पॉइंट है, ए पॉइंट, इट गवर्न्स द सूट। बी पॉइंट जो गवर्न करता है अपील एंड एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। एनी सूट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट, पहली लाइन ओवरराइडिंग क्लॉज, जो मर्जी इस एक्ट में लिखा गया हो उसके बावजूद ये लॉ अप्लाई होएगा। नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज कहते हैं इसको, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द नॉन ऑब्स्टेंटिक। राइट, ये डिक्लेयर लेजिस्लेचर नहीं कर दिया जी। आप पिछले 29 सेक्शन में जो भी पढ़ के आए हो, ठीक है, आपने जो मर्जी पढ़ लिया, पर अगर कोई ऐसी रेमेडी आती है बात जिसमें आप का राइट जो 10 साल का था वो कम होके 2 साल 1 साल 5 साल रह गया, तो आप क्या करोगे? Any suit for which the period of limitation is shorter than the period of limitation
prescribed by the 1908 Act may be instituted within a period of 7 years next after the commencement of this act. मेरा 5 साल का टाइम था, न्यू एक्ट में कब कहाँ आ गया? 1 साल, 4 साल मेरे उड़ गए। पर वो कहते हैं कि न्यू एक्ट की कमेंसमेंट 1/1/1964 से आपके पास 7 साल होंगे। पहली बात तो ये फॉर सूट्स ओनली, फॉर सूट्स नॉट अपील्स एंड एप्लीकेशन। और नेक्स्ट, और विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सच सूट बाय दिस एक्ट ऑफ 1908 whichever period expires earlier, ये समझने वाली बात है। whichever period expires earlier, इसका मतलब क्या है? जो टाइम जल्दी खत्म हो रहा है। जो टाइम जल्दी खत्म हो रहा है। अब कौन इस प्रोपोजिशन में कौन सा टाइम जल्दी खत्म हो रहा है? अगर हम मान के चले ओल्ड एक्ट के हिसाब से, ओल्ड एक्ट के हिसाब से 5 साल है। सेक्शन 30 के हिसाब से मेरे पास कितना टाइम है? 7। वो मैं कब तक फाइल कर सकता हूँ? 1971। ओल्ड एक्ट में मैं कब तक कर सकता हूँ? ठीक है, आपका लिमिटेशन पीरियड कम हुआ है, बट सेक्शन 30 ने आपको बचा लिया, पर आपका टाइम कितना रहेगा? वो 5 साल ही रहेगा। विच एवर पीरियड एक्सपायर्स अर्लियर, तो आप 1965 तक वो अपनी रेमेडी अवेल कर सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट न्यू लॉ हैज बीन इन ऑपरेशन सिंस 1963, तो आपके पास 5 साल ही वो माने जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम नोट लिखेंगे प्रॉपरली इसको समझाने के लिए कि व्हाई दिस एक्ट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है और इसकी रेमेडी क्या है उस इम्पैक्ट की, अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, लिखो, ये क्वेश्चन है आपका मेंस का। मैं आपको रेडी नोट्स दूंगा सो दैट आपको वो कोई और बुक्स के लिए या कुछ के लिए जरूरत ना पड़े। बुक्स पढ़नी है फॉर योर क्लैरिटी ऑफ योर डाउट्स। जो मैं लिखवा रहा हूँ ये प्रूव्ड क्वेश्चंस हैं और इसमें आई हैव गॉट मोर देन 60% ऑफ मार्क्स जो मेरे नोट्स उसके अकॉर्डिंग। हमें मेंस में क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? 50% आउट ऑफ 100। जिसके 50% क्लियर हो गए वो मेंस क्लियर हो गया। If I can get 60 or 65 or 55, it means these notes are worth it, right? Right up. The limitation law, being a procedural law, is retrospective in nature and governs all the proceedings from the moment of its enactment. Even though cause of action might have accrued, even though the cause of action might have accrued before the act came into force, अगर cause of action आपका 1963 से पहले या 1/1/1964 से पहले आया है तो भी यही एक्ट लगेगा। हम ये कह रहे हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। हेंस द लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल, hence the law of limitation applicable to a suit or proceeding is the law in force at the date of the institution of suit or proceeding
unless there is a distinct provision to the contrary. Full stop. The present act of 1963, next पैरा भी बना सकते हो आप. The present act of 1963, which repeals the act of 1908, applies to all suits and proceedings instituted after its commencement. Full stop. As a result of such an application, suits which may be within time according to old act, as a result of such application, suits which may be within time according to old act may become barred under this act. May become barred under this act because of the shorter period of limitation that may be provided by it for such suits. Full stop. It is to remedy, अभी हम सेक्शन 30 पे आएंगे. It is to remedy such hardships that section 30 has been enacted. It is to remedy such hardships that section 30 has been enacted, according to which, where the period prescribed by the new act for any suit, appeal or application is shorter than the period prescribed by the old act, is shorter than the period prescribed by the old act, the suit, appeal or application may be filed either within the period prescribed by the old act, or within period of 7 years, ब्रैकेट में लिखेंगे in case of suits, इसको ब्रैकेट में कर लो. सेवन ईयर्स है ना, इसके साथ इन केस ऑफ सूट्स, ऐसे इसको ब्रैकेट में लिख लो एक लाइन में. और 90 डेज ब्रैकेट में लिखेंगे इन केस ऑफ अपील और एप्लीकेशन, ब्रैकेट क्लोज. 90 डेज के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगी. इन केस ऑफ अपील और एप्लीकेशन, ब्रैकेट क्लोज, अलाउड बाय दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 30, इसके साथ कॉमा, whichever period expired earlier. ठीक है जी. अभी आप समझे मेंस की आंसर राइटिंग हमने कैसे करनी है. ये था थ्योरेटिकल क्वेश्चन. अगर मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, स्टैच्यूट ऑफ पीस, रिपोज एंड जस्टिस, और ये रेट्रोस्पेक्टिव है या नहीं है, पब्लिक पर्पस क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे. रेट्रोस्पेक्टिव तो है
इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा है कई सूट्स को, उसकी रेमेडी कहाँ दे रखी? सेक्शन 30 में दे रखी। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है, मेंस का भी बन सकता है, प्रीलिम्स का मे और मे नॉट। सर समझाओ कभी केड़ा कि कदों 7 ਇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ हाँ यदि ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 7 ਇਅਰਸ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇसी ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ओल्ड एक्ट 12 साल लगा लो, 15 साल लगा लो, 20 साल लगा लो, ठीक है। वो घटा के इन्होंने 5 साल करता। जे तो मेरा 10 साल का पीरियड सीगा, कॉज ऑफ एक्शन मैं वही 1960 तो ले रहा इसी जगह तो वो मैं सूट कदों फाइल कर सकता सी अगर मेरा 10 साल है, राइट। अगर यही न्यू एक्ट 1963 च न्यू एक्ट आ गया इत्थे, फिर आप इनू कदों फाइल कर सकते हैं? 68 तक 63 आया ना, 64 तो स्टार्ट होया। नहीं, न्यू एक्ट वो की कह रहे हैं, न्यू एक्ट की कह रहे हैं कि थोड़े को 5 साल है। कॉज ऑफ एक्शन तो स्टार्ट करना, सॉरी हाँ कॉज ऑफ एक्शन तो वो आ गया 1960, 60 तो लेके कब तक आया है 1965। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਸੀ 1965 ਤੱਕ ਐਸ ਪਰ ਨਿਊ ਐਕਟ, ਪਰ ਅੰਡਰ 올ਡ ਐਕਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 1970 ਤੱਕ। 1970 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੀਸ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਸ ਉੱਡ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ? ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 1967। लॉ ने इतना टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਊ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 1970 ਤੱਕ। ਪਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਹ ਲਾਅ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 65 ਚ ਹੀ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮਡੀ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। पर अंडर सेक्शन 30 के अकॉर्डिंगली आप कदों जावांगे 1967। सो बेसिकली अगर ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकलना होवे तो की निकलूगा कि अगर ऐसा की कोई रेमेडी आती है, कॉज ऑफ एक्शन इन है एज पर न्यू एक्ट जिते ओल्ड एक्ट दे विच ज़्यादा टाइम दिता होया सी सूट का, तो किन्ने साल का टाइम गैप तुहानूं दिता होया 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल, तो आंसर की होगा 7 साल। यही अगर अपील और एप्लीकेशन है वो 90 डेज बन जाते हैं, क्योंकि अपील का आप देखते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डेज होंगे, 60 डेज होंगे, और रिव्यू और रिवीजन दे आई थिंक 30 डेज होंगे एक दिन, कई 60 डेज भी होंगे। इट इज टू रेमेडी दैट हार्डशिप सानू ये सेक्शन दिता गया पर्टिकुलर, राइट। पहले वाला मतलब 60 तो ऊपर 65 और 1 ईयर की एग्जांपल नहीं से पढ़े, ठीक है। इतना डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है सर। मैं समझा बेसिकली ये सेक्शन कहता भी है, सेक्शन 30 ने बेसिकली अपन को प्रोवाइड किया है कि अगर न्यू एक्ट आने दे नाल जेड़ा मेरा लिमिटेशन पीरियड शॉर्ट हो गया, ठीक है, ਉਹਦਾ इंपैक्ट ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ना ਪਵੇ। कॉज ऑफ एक्शन मे अराइज, अगर ਤਾਂ कॉज ऑफ एक्शन 1963 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 1960 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1972 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 1960 ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੂਟ ਕਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ 1963 ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੈਮਡੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, 63 से ਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਟ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਟ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। क्यों? क्योंकि लॉ का जो इंपैक्ट और रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन देता लेजिस्लेचर ने कि अगर तुसी कोई केस फाइल करना है तो 7 साल करोगे,
अगर पुराने ला दे विच अगर वो पीरियड जेड़ा मान लो 10 साल सी फिर तो तुसीं विदिन 7 ईयर्स करोगे। अगर पहले ही वो 5 साल सी फिर वो 5 सालों के विच शॉर्ट दे विच इन्ना समझो। पुराने एक्ट दे विच 10 साल पीरियड सी, नवे एक्ट के अकॉर्डिंगली कितने साल फाइल करोगे 7 साल। अगर पुराने एक्ट च है ही 5 साल सी विच एवर पीरियड एक्सपायर्स अर्ली आ गल जिन्ना बच गया ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਕਰੋ। क्योंकि देखो 7 साल ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਪ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਚ ਕੈਪ ਘੱਟ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਨਿਊ ਲਾਅ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਮਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਸ ਟੂ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਟ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ। देखो ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੈਮੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਰੈਮੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਪਲੈਂਟਿਫ ਔਰ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ 1963 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। HCS 2003 6 7 15 PCS 2015 ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬਾਰ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰਸ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਬਟ ਡਸ ਨਾਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦੀ ਰਾਈਟ। ਐਕਸਪਲੇਨ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਆ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਮੇਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੈਮੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈਮੇਡੀ ਰਾਈਟ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬਟ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲ ਦੈਟ, देयर इज नो स्टॉपेज ऑन दैट। दिस इज व्हाट दिस लाइन सेज, लिमिटेशन बार्स दी रेमेडी। एक रिलीफ एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੀਫਸ ਐਂਡ ਰੈਮੇਡੀਜ਼। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਿਚ ਰੈਮੇਡੀ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰੈਮੇਡੀ ਔਰ ਰਿਲੀਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਦਾ ਮਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਟ ਫॉर ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਟ ਫॉर ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੂ ਸਟਾਪ ਹਿਮ ਟੂ ਸੈਲ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, that will be automatically barred by the limitation act, whether that means मेरा right भी खत्म हो गया? No, limitation right ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੈਮੇਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸਿੰਪਲੀ are you getting what I'm saying? ठीक है ना? That is why this phrase you have to explain this phrase in main examination. What do you mean by this line? कि limitation bars the remedy but not the right. This is what it means. ठीक है? अगर right ਨੂੰ avail ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੈਚੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ you can always avail that right. ਪਰ as per limitation act ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਮੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ठीक है। ਹੁਣ is there any exception to this? मैं ये कह रहा कि लिमिटेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੈਮੇਡੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। is there any exception to this phrase? ਜਿੱਥੇ ਰੈਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। yes there are exceptions। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 12 years right, the very first exception to this principle is adverse possession। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਰੈਮੇਡੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ in case of adverse possession। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। सेकेंड एक्सेप्शन मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी, आई विल डिक्टेट। मैंने कहा गया स्पेशली कि तुहानू फीडिंग प्रॉपर देनी है ताकि मेंस तुहानू कोई दिक्कत ना आए, एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड। ठीक है। सैकेंडली हुण जिथे टाइम बार डेट्स आंदे सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टाइम बार हो गया, थोड़ा राइट ही खत्म हो गया। एक डेट है, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਸੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ। ਰੈਮੇਡੀ ਤਾਂ ਗਈ ਡੈਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਟਾਈਮ ਬਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਟਾਈਮ ਬਾਰ ਡੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਿਦਿਨ ਫਰੇਮ ਆਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਿਦਿਨ 3 ਇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੈਟ ਵਿਦਿਨ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ वो टाइम बार डेट हो जाता है। सेक्शन 25 च एक्सेप्शन है कि अगर जिसने डेट देना सी अगर वो बाद भी देना चाहे तो वो दे सकता। तो बेसिकली वो इस चीज़ की भी आ गई भी जिथे रेमेडी ही खत्म नहीं हो रही पर राइट भी खत्म हो गया, टाइम बार डेट। ये एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर आप आवांगे ਇਹਦੀ थर्ड एक्सेप्शन जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ, ਇਕੁਟੇਬਲ ਸੈਟ ਆਫ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਟ ਆਫ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਟੇਬਲ ਸੈਟ ਆਫ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੈਮੇਡੀ ਇਕੁਟੇਬਲ ਸੈਟ ਆਫ ਦੀ ਇਨ ਸੀਪੀਸੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ। ਸੈਟ ਆਫ ਸਰ ਆਰਡਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਡਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੈਟ ਆਫ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ। ਆਰਡਰ 8 ਰੂਲ 6 ਸੈਟ ਆਫ, ऑर्डर ए रूल 6A2 onwards F तक काउंटर क्लेम। वेयर इज इक्विटेबल सेट ऑफ इन CPC? नहीं पता। ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3 लिख लो। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है और टॉपिक है बहुत बड़ा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापर एंड अदर्स 2004 सुप्रीम कोर्ट। ये मैं आउट ऑफ दी कंटेक्स्ट जाके तुहानू लगा रहे हैं, सीपीसी च इहनू आपां कवर करांगे। ठीक है, जस्ट टू ऐड ऑन टू योर नॉलेज। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापर एंड ब्रदर्स BROTHER ब्रदर्स 2004 सुप्रीम कोर्ट। सैट ऑफ और काउंटर क्लेम आप हमेशा मनी सूट्स लगाने साडी आ रिकवरी दी काउंटर क्लेम है साडा। ठीक है। सैट ऑफ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ डिफरेंस है, सैट ऑफ हमेशा अ सर्टेन सम ऑफ मनी ਲਈ ਆਪਾਂ क्लेम करते हैं कि जी मैं ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ। ਇਕੁਟੇਬਲ ਸੈਟ ਆਫ ਅਨਅਸਰਟਨ ਮਨੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੁਇਟੀ ਇਕੁਟੇਬਲ ਇਕੁਇਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਅਰਨੈਸ, ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਨ 3 ਇਅਰਸ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ 4th ਈਅਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੜਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇसी ਗੱਲ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂ ਕਰਤਾ।
ठीक है। अपना स्टूडेंट टीचर का फाइड्यूशरी रिलेशनशिप है। फाइड्यूशरी मीन्स रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर तो मैं सैट ऑफ क्लेम करदा जी मैं इन्हां तो 50,000 रुपये एक महीना पढ़ाउण दी फीस लैनी सी, फिर तो वो हो जाना सी सैट ऑफ दैट आई हैव टू फाइल विद इन द लिमिटेशन पीरियड। हुण मैं वो लिमिटेशन पीरियड फाइल नहीं कीता, पर मैं इक्विटेबल सैट ऑफ क्लेम कर सकदा आफ्टर द पासिंग ऑफ लिमिटेशन पीरियड। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਾਈਡੂਸ਼ਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਸੈਟ ਆਫ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੇਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਸੈਟ ਆਫ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਪਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ, ਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਟਅਪ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਉਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਾਈਲਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸੈਟ ਆਫ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ he will always be acted in the capacity of a plaintiff, ठीक है। वो कितों पता लगता है? ऐसी कौन सी कैपेसिटी है जिथे डिफेंडेंट प्लेंटिफ एक्ट करता है? सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, इथे डिफेंडेंट भी प्लेंटिफ बने हैं। ये गल कितों क्लियर होती है? ऑर्डर 6 दे विच रूल सब 3 सब रूल 3 थोड़े मैं तुम पढ़ के दिखा भी वो कहना की चाहता है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे कि जिथे डिफेंडेंट भी प्लेंटिफ दी कैपेसिटी च एक्ट अपॉन करता है। ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मैं तुहानू दस रहा। The rules relating to the written statement by the defendant apply to a written statement in answer to a claim of set off। जिथे डिफेंडेंट दे ऊपर प्लेंट वाले रूल लगणगे जदों उन्हें काउंटर क्लेम और सेट ऑफ फाइल करना। इसी तरह रूल 6G ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਲਈ, रूल 6 सब रूल 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੈਟ ਆਫ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਇਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਪਲੇਂਟਿਫ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਲਮਸਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਵਾਇਆ ਕਰ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਰਟ ਫੀ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਲਵੇਸ ਪੇ ਕੋਰਟ ਫੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਫੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਈਵਨ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਔਰ ਸੈਟ ਆਫ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਸੂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੂਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਰੈਮੇਡੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੈਂਟਿਫ ਫਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਕੋਰਟ ਫੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, then why not to pay court fee as a defendant? ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਫੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਫੀ ਵੀ ਨਾ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਲਡ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, कैन यू पे दिस मच ऑफ कोर्ट फी और नॉट। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 की जगह 12 लगा देंगे, 12 की जगह 9 लगा देंगे, 9 की जगह 6 लगा देंगे। प्रिंसीपल अमाउंट तो लगानी है, वो तो आप घटा नहीं सकते। आप इंटरेस्ट घटा सकते हैं, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कोर्ट फी उन्नी बढ़ूगी। सो विल कम बैक टू दी आवर लाइन, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट नॉट दी राइट डाउन। प्रैक्टिस जाना चाहिए, कोई गल नहीं, पूछो, प्रैक्टिस मैं भी करता ही है, पता ही अपन डेली करते हैं अपने, ठीक है ना। बेसिकली ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਸਟ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰ ਡੈਟ ਔਰ ਇਕੁਇਟੇਬਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਵਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਿਵਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 27, ठीक है। लिखो द रूल्स ऑफ लिमिटेशन आर नॉट, उस लाइन का ये आंसर है। The rules for limitation are not meant to destroy
the rights of the parties. Full stop. They are meant to see that the plaintiff does not take benefit of delaying tactics. Delaying tactics, 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 but seeks remedy within the period stipulated by the legislature. Within the period provided लिख लो या stipulated लिख लो by the legislature. Full stop. It is only the remedy by way of a suit that is barred. But the right itself continues to exist. And if there is some other remedy or lawful means by which that right can be enforced, and if there is some other remedy or lawful means by which that right can be enforced, comma, the Limitation Act cannot come in the way. केस का नाम लिखो, पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस सुरेंद्रा प्रसाद। पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस सुरेंद्रा प्रसाद, 1992 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो ये अपना इस लाइन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पैरा, द एक्सेप्शन, नेक्स्ट पैरा, द एक्सेप्शन in which the remedy also becomes barred by limitation is that right itself is destroyed. For example, Section 27 of the Limitation Act in which a suit for possession of property becomes a suit for possession of property becoming barred by limitation, comma, the right to property itself is destroyed. ठीक है, ये सेक्शन 27 में तो I will properly explain at the right time with judgments. हम इसी क्वेश्चन च आप देखिए, अगर ये 10 नंबर का आता है दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। अगर ये 15 नंबर का आता है या 15 मार्क्स का आता है, आपने सेक्शन 27 थोड़ा जा और एक्सप्लेन करना पैना। उत्थे आप एक जजमेंट में लिमिटेशन बार्स दी रेमेडी नॉट दी राइट एक जजमेंट वो देती, फिर सेक्शन 27 दसता उन्होंने एक्सप्लेन करता, फिर वो आप केस लॉ भी दे सकते हैं लेटेस्ट अगर 15 मार्क्स का। सो आपको जो भी आपने मेन्स की प्रैपरेशन करनी है ना,
तो आपने मतलब कि कबूतर वांगू नहीं देखना भी आही चीज़ देखनी है, अपना सर्कमस्पेंस पूरा वाइड होना चाहिए सर्कमस्फीयर कि अगर मैनू क्वेश्चन इस चीज़ बारे पूछा गया तो वो ये सैक्शन भी लग रहा है, वाई नॉट टू एक्सप्लेन दैट। पासिंग रैफरेंस दोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा बच्चे को पता है इस चीज़ बारे, ही नोज द लॉ। तो मेन्स क्लीयर करन और ना क्लीयर करने वाले बच्चे दे विच 1-2 नंबर का फर्क होगा, वो 1 नंबर आपां नूं ये सैक्शन और ये जजमेंट्स देंगे। बेसिकली इंटरलिंकिंग, एक्सेप्शंस, जिवें दी एक्सेप्शन की है, एक्सेप्शन दी अगे एक्सेप्शन, लेटेस्ट लॉ, ओल्ड लॉ, फेमस लॉ, हाईलाइटेड लॉ किहड़ा है जिहदे सैक्शन बेस्ड है, वो सारी चीज़ां ये तुहानूं इन ऑल हेल्प करनगी। हुण अगला सवाल आंदा है प्रीलिम्स दे विच कि whether the limitation act is exhaustive or not. It is exhaustive. It is completely exhaustive. It covers all the matters which are given in the act, and in that sense it is exhaustive. जेडे भी मैटर या जो भी मैटर इसमें दिए गए हैं उनके ऊपर लिमिटेशन एक्ट इज एग्जॉस्टिव, कंप्लीट इन इटसेल्फ। ठीक है, सब तो पहले आपने आज की किया जनरल प्लान ऑफ द एक्ट समझा आपने, उस तो बाद आपने जनरल फीचर समझे जिस विच आपने ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट लर्न किया, फिर आपने पब्लिक पॉलिसी देखी, 2 मैगजीम देखे, इधर रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन देखा, फिर देखिए आप स्टैट्यूट ऑफ रिपोज, पीस एंड जस्टिस है या नहीं है। ठीक है, फिर आपने देखा कि लिमिटेशन बार्स द रेमेडी एंड डज नॉट डिस्ट्रॉय द राइट, एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, एंड विद केस लॉज आई हैव गिवन यू द शॉर्ट नोट्स आल्सो इंक्लूडिंग सेक्शन 30 एंड ऑल। फिर आपने अपना देखा कि एग्जॉस्टिव है या नहीं है। ठीक है, आज लिए इन्ने काफ़ी है। कल आप पढ़ांगे यदि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ब्रीफ मैं तुहानूं कर देना बेसिकली एप्लीकेबिलिटी एक्ट कित्थे कित्थे लगेगा, कित्थे कित्थे नहीं लगेगा। सब तो पहले एक्ट कित्थे लगेगा, मैं तुहानूं 3 चीज़ां दसियां सी। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? एप्लीकेशन, अपील, सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। 3 चीज़ां ते ये एक्ट लगेगा। कि ये रिट पिटीशन से लगेगा, ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स से लगेगा, कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से लगेगा। नो बट यस, हाउ वी विल डील टुमारो। कि ये बेसिकली सिविल लॉ दे तां लगदा ही है, सिविल रेमेडी है, बट क्रिमिनल ते कित्थे कित्थे लगदा है लिमिटेशन एक्ट, इफ एनीबॉडी कैन टेल। अगर मैं एक फ्रेज यूज कर रहे हैं कि लिमिटेशन लॉ जनरली अप्लाइज टू सिविल सूट्स, बट somehow it is also applicable in certain criminal matters. Exactly, criminal appeal, revision. So simple, पता लग गया हम सिंपल है। अदरवाइज वी वर शॉक्ड कि यार ये तो सिविल लॉ है, क्रिमिनल तो किवें लग जाऊगा। सो उस चीज ਨੂੰ अपने लिखना किवें एग्जामिनेशन च, उससे सवाल आएगा उन्होंने प्रॉपर कि is there any exception to the general rule that this limitation act generally applies to the civil law, but is there any exception to that? If yes, give the appropriate sections and law laid down by the Supreme Court. Supreme Court की कहती है इस दे बारे कि लिमिटेशन अगर सिविल लॉ ते लगता है पर क्रिमिनल ते लगता है कितने कितने की में। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ सेज, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आर्टिकल 114 टू आई थिंक 117 है जिथे ये सारा लिखा हुआ है। 114 115 ये सारे दस देंगे। और सीआरपीसी च ऐसी केड़ी प्रोविजन है जिथे लिमिटेशन दी हुई है डिस्पाइट द फैक्ट कि क्रिमिनल रेमेडीज के ऊपर लिमिटेशन का कोई भी असर नहीं है। 463 बहुत नेड़े हो, 467 ऑनवर्ड्स कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस ਦੇ ਵਿੱਚ अप टू 3 years 1 year 2 year 1 to 3 year ਜਿਹੜੀ लिमिटेशन दी हुई है। अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस 1 साल तक पनिशेबल है तो उसकी लिमिटेशन है, अगर 1 तो 3 तक है तो उसकी लिमिटेशन है, अगर इफ एनी ऑफेंस इज पनिशेबल मोर देन 3 years की उसकी लिमिटेशन है कि नहीं है? नहीं है, खत्म। इस करके जो भी कोई आप मेरे नाल कोई फ्रॉड हुंदा है
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲਿਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਹੈ? ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 420 ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਲਾਇਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਆਈ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੜਾਤਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ 406 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੀਚ ਬਾय ਅ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਬ੍ਰੀਚ ਬਾय ਅ ਸਰਵੈਂਟ, ਕਲਰਕ ਔਰ ਅਦਰ EMPLOYEES। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਡੀਲ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ 5 ਔਰ 6 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ old act, old CRPC from 467 to 473 limitation provide ਕਰਦੇ ਨੇ। So interview ਦਾ question ਹੈ ਕਿ basically you know the limitation act very well. It applies to civil law only. Is there any exception or we are misguided? It also applies to the criminal law also. Can you explain that? They will play with you. And one of the, today's lecture is off, we'll talk general. One of the questions to interview to me was which kind of litigation you are getting. मेरा पंजाबी च भी होया, हिंदी च भी होया, इंग्लिश च भी होया इंटरव्यू जो मैं दिता सी। तो उन्होंने बेसिकली मैंने सवाल पूछा, एक जो जज साहब ने हाई कोर्ट ने, भी की है तुहाडा, किहड़ी फील्ड च काम कर रहे हो? मैं कहा जी मेरे को चैक केसिस आते हैं, मैट्रीमोनियल केसिस आते हैं। मेरा सारा इंटरव्यू 138 ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਸੋ 3 ਇਅਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। 3 ਇਅਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਗੋ ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਲਸੋ। 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਲਵਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਤਲਵਾਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਯੂ ਮੈਰਿਡ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ। even then you are getting matrimonial litigation? And there was a big laugh in the interview room कि थोड़ा ब्याह भी नहीं हुआ तो थोड़ा matrimonial litigation आ रही है, how strange। So they will play with your mind। अपना की ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਜੌਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੋਰਡ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਆਸਕਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਆਲ ਦੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਰਿਟਨ ਲਾਅ ਵਿਦ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਵੀ ਆਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਰ ਐਕਟ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰ ਐਕਟ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਲਾਅ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਹਰਡਲ ਇਨ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫॉर ਦੀ ਮੇਨਸ ਐਂਡ ਫॉर ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਾਈ ਲॉर्ड्स ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, that is your fate। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, this is just an introduction of limitation act, we have not even started sections and all। sections ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਮੇਨਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕ੍ਰੁਕ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ,
if you really want to learn and give an attempt for judicial exams. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਮਦ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਦਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਲਬਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਟਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੁਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। They will definitely ask you on all the practical aspects of your field. ठीक है, tomorrow we'll start with the applicability of the act. ये act कित्थे कित्थे लगता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਿਖਵਾਉਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦੀ what is the difference between limitation and the principle of lache, LACHES, lache ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, laches ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, lache ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। difference between limitation and prescription ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਆਨਵਰਡਸ 26 ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੇਨਸ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ। then we will continue with the section 3 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ section 3 ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਬੇਰਟ ਖੋਲੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ section 2J। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪੀਰੀਅਡ, ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਰਟ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੁਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ so that you may start thinking about all these aspects ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕੀ ਰਾਈਟ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਰ ਡੈਟ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਰ ਡੈਟ, ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਸੈਟ ਆਫ, ਬਸ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟੂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ that is only for the purpose of interview। ਇਹ ਮੀਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, only if you can justify। ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਯੂਅਰ ਮੇਨਸ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਰ ਜਾਊਗਾ ਬਸ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਨਸ ਦੀ ਫੀਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਮੇਨਸ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਸੋਲਵਿੰਗ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੇਟੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਲਾਅ ਫਾਈਂਡਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਅ ਫਾਈਂਡਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਹ ਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੂਪਾਤਰਾ, ਲਾਅ ਫਾਈਂਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਜਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪਾਸ ਕਰਤਾ ਵਿਦਿਨ 2-3 years, ਈਵਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਕਰਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2025 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲਗਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
सफिशिएंट कॉज के ऊपर कि 2025 च लॉ की कह रहे हैं फेमस जजमेंट केड़ी है कलैक्टर लैंड एक्विजिशन वर्सेस एमएस कटीजी ਇਹਦੀ फेमस जजमेंट है सेक्शन 5 ਦੀ पर हम अपने कोले बहुत ज़्यादा आ गई एक फंडा आज सीख के जाओ जिन्नी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स तुसी मेंस च लिख के आओगे उतना ज़्यादा थोड़ा बेनिफिट होगा आई गॉट 11 आउट ऑफ 15 इन वन क्वेश्चन 319 सीआरपीसी क्योंकि मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਜमेंट्स लिख के आया ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ सवाल वही आ गया दैट टू विद इन 13-14 मिनट्स वो टैक्टिस है जो आप लिख रहे हैं आंसर ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੋ ਜਜमेंट्स ਵਧਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ 319 ਬਾਰੇ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਕੁਐਸਚਨ मतलब ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੇਨਸ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੇਨਸ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੇਨਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਵੀ ਕਮੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ सिर्फ मेंस क्लियर करना फिर मेरी क्लास आना देखो मैं तो सही गल कर रहा जज बनना तो बनना है क्योंकि ये मेहनत जी आप की है ये प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा काम हो बहुत ज़्यादा काम आनी अपना शेड्यूल बनाओ किमें पढ़ना है मॉर्निंग कितना पढ़ना है लैंग्वेज में की टाइम देना है हिंदी पंजाबी लिखनी शुरू करो एक पेज बिना दसे किसी लिखना जरूर है ताकि थोड़े हाथ ना कंबन जो मेन्स से जाए थोड़े जो कोई भी है जो मेन्स नहीं ना लिख के आया तो लैंग्वेज की वैल्यू नहीं पता 3 साल बाद ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ठीक है जो जजमेंट मेंशन करते हैं ना तो पूरा स्टैट्यूट पूरा लिखना होता है आरएससी ईयर और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लिख दो बस वो इन्ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है सारे कहते ने मारना कोई जरूरत नहीं है मैं ही लिख के आया मैंने नंबर मिले मैं तुम सही गल दसा कई बार की होंगे प्रैशर च ईयर याद नहीं होता गलत लिखने की बजाय ना लिख के आओ तुम ये भी लिख दो इन्हें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ये भी लिख सकते हैं उन्होंने पता है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत है भुल गया होना मैं लॉ का पता है रिवर्स पोजीशन पे लॉ आया हुआ है कि इट कैन बी यूज्ड एज अ स्वॉर्ड फिर आप लिख सकते हैं कि इन रीसेंट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इट वाज हेल्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਔਰ ਈਅਰ ਲਿਖਤੀ ਮੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ दैट ਲਾਈਨ ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ठीक है कल मिलते हैं सेम टाइम विद न्यू क्वेश्चंस फॉर मेंस एंड इंटरव्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ नाल नाल आती रहेगी उसको कोई बड़ी गल नहीं है जो आप सैक्शन नाल बैठ के पढ़िया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੌਟ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਜਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਟੁਮਾਰੋ ਓਕੇ